नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। दोस्तों, हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। अपनी पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे दोस्तों हिस्ट्री की, जिसमें अपनी बात चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की। आज अपन उससे आगे के देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या अपने को पढ़ना है। तो आज अपन आगे की बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए, ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप वाकई में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा दोस्तों। देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जिनमें मैंने बताया था एक टीला था, रेल मार्ग बिछाया गया, उस रेल मार्ग की खुदाई की गई, टीला खोदा गया, उसकी खोज की गई, विभाग भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनवाया था। और दोस्तों, इस तरह से हम टीले तक पहुँचे, उसकी खुदाई करवाई और उस दिन हमने नामकरण करवाया था जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये जो स्थल है वो सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के किनारे विकसित हैं, और इस पूरे परिक्षेत्र को सम्मिलित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। एक पॉइंट और बताया था दोस्तों मैंने, स्वतंत्रता के टाइम जब यहाँ के स्थल खोजे गए थे तो कुल 40 स्थल इसके अंतर्गत खोजे गए थे, और प्रेजेंट में इसकी संख्या 1500 तक पहुँच गई है। तो इनको सम्मिलित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। देखो, इस सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ चीज़ों के बारे में अपन बात करें, जिनमें सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, जो मैंने बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था दोस्तों हड़प्पा। मैंने पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी स्थल विशेष एक का नाम ना होकर बहुत सारे स्थलों या नगरों का समूह था, जिसे सम्मिलित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। उन सब में सबसे पहले खोजा गया था स्थल हड़प्पा। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का या स्टार्टिंग या शुरुआत इसी स्थल से होती है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को इसी कारण एक नाम और दे देते हैं, हड़प्पा सभ्यता। कभी जब भी पॉइंट आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम, तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है दोस्तों हड़प्पा। लॉजिक क्यों है? क्योंकि सभ्यता की शुरुआत किससे हुई? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से। तो इसकी शुरुआत के कारण, इसकी स्टार्टिंग के कारण इसको नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। ये लॉजिक है इसका। सेकंड, अब देखो आगे। हम अब सबसे पहले एक चीज़ की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कब था, कार्यकाल जैसे कि अपन कह सकते हैं कि स्टार्टिंग, मान लो किसी चीज़ की स्टार्टिंग 1896 में हुई और उसका समापन हो गया 1920। तो ये चीज़ इस समय, ये समय उसका कार्यकाल हो गया। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का बर्थ है या जन्म होता है 96 में और डेथ होती है 1900 या 2020 में, तो उसके बीच का समय वो कार्यकाल हो गया। और आपको कार्यकाल पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से समय में चलती थी या प्रकाश में थी। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल दोस्तों, और अगर अपन कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल में दोस्तों कई स्टेटमेंट हैं जिनको आपको पढ़ना है। मोस्टली 2-3 फैक्ट ज़्यादा हैं, वही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वही एग्जाम में आते हैं। फिर भी अपन 2-3 को देखते हैं। देखो आगे दोस्तों, जैसे मैं बात करूं, एक विधि आती है C14। एक विधि है दोस्तों C14, जिसे कहते हैं रेडियो कार्बन। इसको नाम देते हैं दोस्तों रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि, इसी को एक नाम और दे देते हैं दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि, यानी 3 नाम हो गए। C14 शॉर्ट में, रेडियो कार्बन विधि, कार्बन डेटिंग विधि। इसके तहत इसका निकाला गया था, इस विधि के तहत कार्यकाल अपन केमिस्ट्री में
कार्बन का अर्धायु काल, कार्बन का एक टॉपिक है अलग से, जिसमें बताया जाता है कि 2 तरह के कार्बन हैं जो हर जगह मिलते हैं जनरली, जिनमें एक कार्बन होता है दोस्तों C12 और एक कार्बन होता है दोस्तों C14। कार्बन का विखंडन एक निश्चित समय के बाद होता है और उस कार्बन का अगर हमें निरीक्षण करने पर को मिले या निरीक्षण करें कार्बन का, तो दोस्तों हम उसका विखंडन का समय निकाल सकते हैं और उसका एक निश्चित समय के बाद खंडन होता है, विखंडन होता है, टूट फूट होती है। अगर हमें वो विखंडित कार्बन मिल जाए तो हम उससे कहीं के भी समय की गणना कर सकते हैं। तो उस समय बताया कि वहाँ की चीज़ों में 2 तरह के कार्बन खोजे इन्होंने, C12, C14। तो जो C12 कार्बन था ये था दोस्तों स्थायी। कैसा कार्बन था? स्थायी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमें तो विखंडित कार्बन चाहिए, हमें स्थायी चाहिए ही नहीं। और जो C14 था ये था अस्थायी या विखंडित कार्बन। और वहाँ जो शोधकर्ता थे उन्होंने C14 विखंडित कार्बन का यूज लिया और उन्होंने कार्बन डेटिंग विधि का यूज लेकर इस कार्बन का यूज लेके यहाँ का समय निकाला, टाइम पीरियड निकाला। तो इसी कारण इस कार्बन का यूज लेने के कारण इसको कहते हैं C14 विधि, या इसको कहते हैं रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग विधि। तो इन्होंने इस विधि के तहत दोस्तों इसका कार्यकाल निकाला था 2300 से 1750 ईसा पूर्व। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेडियो कार्बन विधि बताती है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, का कार्यकाल है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अन्य जो शोधकर्ता थे वो भी बताते हैं, जिनमें एक आता है दोस्तों जॉन मार्शल। शायद लास्ट क्लास में आप जॉन मार्शल को जानते हो। मैंने लास्ट क्लास में एक विभाग बताया था, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसका हमने एक महानिदेशक नियुक्त करवाया था जॉन मार्शल, जिसने दयाराम साहनी को ये पूरी सभ्यता की जिम्मेदारी सौंपी थी। और वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक जॉन मार्शल था, उससे पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो उसने जो टाइम पीरियड था वो दोस्तों बताया था, जैसे कि अपन बात करें टाइम पीरियड, इसने बताया था 3250 से 2750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व दोस्तों माइनस चलता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। किसके जन्म से? ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं होती हैं उन्हें दोस्तों ईसा पूर्व लिखते हैं। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, एक अवलेख है सारगोन अवलेख। सारगोन अवलेख, और ये जो सारगोन अवलेख है ये जॉन मार्शल को सपोर्ट करता है, इसकी कॉपी करता है और ये भी कहता है, या इसमें लिखित मिला है 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है। कोई दिक्कत कुछ नहीं है। रेडियो कार्बन, जॉन मार्शल, सारगोन अवलेख। अब एक फैक्ट और, एक शोधकर्ता और था जिसका नाम था दोस्तों मार्टिन व्हीलर। अरे कौन सा था? मार्टिन व्हीलर। और जो दोस्तों मार्टिन व्हीलर ने कहा था इसका कार्यकाल है दोस्तों 2500 से 1500 ईसा पूर्व। यानी कि मैं कहूँ कि मार्टिन व्हीलर कहता है इसका कार्यकाल 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। और दोस्तों अगर बात करें एक न्यू एनसीईआरटी में, अब इसका जो कार्यकाल है वो दिया जा रहा है दोस्तों अलग ही, और इसका दिया जा रहा है दोस्तों 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अपने अगर कोई भी कार्यकाल आता है तो दोस्तों C14 विधि द्वारा, जॉन मार्शल द्वारा, सारगोन अवलेख द्वारा, व्हीलर द्वारा। लेकिन अगर पूछे कार्यकाल कितना था तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका कार्यकाल है 2600 से 1900 ईसा पूर्व।
ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनके अकॉर्डिंग इस टाइम पीरियड में इसका विकास चल रहा था, ये उपयोग में थी या प्रकाश में थी, इनका जीवन काल चलता है दोस्तों। तो ईसा मसीह से पहले, जन्म से पहले होने के कारण इनके पीछे लगाया जाता है ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमने बात की दोस्तों कार्यकाल की, और सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था हड़प्पा, और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम भी क्या है, हड़प्पा, जिसका लॉजिक है सर्वप्रथम खोजा गया। तो दोस्तों ये फैक्ट हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से और कहाँ तक इसका विस्तार है, कितने क्षेत्रफल में ये फैली हुई है, ये किस आकृति से है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद बात करते हैं आगे की। देखें आगे और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आगे। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल के बाद अपन बात करते हैं आगे दोस्तों। तो आगे देखते हैं अपन, इसके विस्तार की बात करते हैं। विस्तार यानी ये कहां तक फैली हुई है, और जब विस्तार की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है। अब चलते हैं आगे दोस्तों, देखो आगे। एक बिंदु मैंने यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया, और एक बिंदु ले लिया दोस्तों यहां। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम विस्तार पढ़ना है। ये बिंदु सबसे उत्तर दिशा का बिंदु, या अपन साइड में लिखते हैं उत्तरी बिंदु। ये दोस्तों दक्षिणी बिंदु, और ये दोस्तों पश्चिमी बिंदु। समझ जाओगे, यानी पूरा लिख देते हैं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता के जब शोध चल रहे थे, इसके स्थलों की खोज की जा रही थी, तो दोस्तों इसकी खोजों में जब हम उत्तर दिशा में जाते हैं तो उत्तर दिशा में इसका एक स्थल निकला जो सबसे उत्तरी दिशा में मिला, और वो स्थल था दोस्तों मांदा। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है दोस्तों मांदा, एक जगह है, और जो मांदा जगह है वो एक स्टेट में है हमारी जम्मू कश्मीर। तो क्या अपन कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है दोस्तों, मांदा। और मांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सभ्यता स्थल तो किसी ना किसी नदी के किनारे होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सभी स्थल या तो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए, या उनकी भी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए, तो सम्मिलित रूप से उनको नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब मांदा भी किसी न किसी नदी के किनारे होगा, तो दोस्तों मांदा जो स्थल है वो एक नदी है चिनाब। कौन सी नदी है दोस्तों, चिनाब। तो क्या मैं कह सकता हूँ मांदा स्थल जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, चिनाब नदी। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि चिनाब जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है, जो चिनाब नदी है उसका दोस्तों प्राचीन नाम था, पुराना नाम था अश्कनी नदी। कौन सी नदी हो गई, अश्कनी। तो मान लो ऑप्शन घुमा के आता है कि मांदा किस नदी के किनारे, चिनाब की बजाय नाम क्या आ जाए, अश्कनी नदी, तो राइट क्या जाएगा, अश्कनी। तो चिनाब का ही प्राचीन नाम क्या हुआ, अश्कनी नदी, जिसके किनारे मांदा। फिर दक्षिण दिशा में आए, और दक्षिण दिशा में इन्होंने शोध किया, तो सबसे दक्षिणी जो बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था दोस्तों, ये निकल कर आया था दाइमावाद। दाइमावाद, या अपन दाइमावाद को कहीं कह देते हैं दोस्तों दैमावाद, और ये पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में। MH लिख सकते हैं अपन, महाराष्ट्र।
अब मुझे बताओ, उत्तरी सबसे स्थल मांदा, दक्षिणी सबसे स्थल दाइमाबाद या दैमाबाद, और ये पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में। आगे बात करें दोस्तों, यह है सबसे पश्चिमी, लेकिन बीच में इन्होंने एक पूर्वी स्थल ले लिया यहाँ, ये सबसे पूर्वी माना गया। और जब पूर्वी की बात करते हैं तो मैंने अब पूर्वी दिशा ले ली, पूरब दिशा। और दोस्तों पूरब में इन्होंने एक स्थल की खोज की जिसको कहते हैं आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है दोस्तों मेरठ, और मेरठ जगह है दोस्तों यूपी में। अब देखो, उत्तरी बिंदु मांदा, दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर मेरठ यूपी, और दोस्तों पश्चिमी जो बिंदु है ये है सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, और ये है पाकिस्तान में। ये कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। अब इनको जब स्थलों को हमने मिक्सअप किया, उत्तरी और दक्षिणी को पश्चिमी से मिलाया, और जब पूर्व दिशा से भी इनको ऐसे मिला दिया, तो मुझे बताओ जब पूरे स्थल मिल गए तो एक आकृति बनी। एक क्या बनी दोस्तों? आकृति बनी। और आप जैसा देख रहे हैं आकृति काय की बन रही है? त्रिभुज की। काय की आकृति है? त्रिभुज की। और दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के चारों दिशाओं के स्थलों को मिलाया तो आकृति क्या बनकर आई? त्रिभुज आकृति। और दोस्तों हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी भी आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार। अब आप जानते हो कोई भी आकृति बने, कोई भी डायग्राम बने, सबका क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जिसे कहते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब मुझे बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। या पूरा फैक्ट हो तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और मैं अगर एक क्वेश्चन बताऊं कि मांदा कौन सी नदी के किनारे, तो मांदा कौन सी के? चिनाब के। आलमगीरपुर जो है दोस्तों, ये है हिंडन नदी। अब आपसे कोई पूछे कि पूर्वी जो जगह है आलमगीरपुर, वो कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी। अगर यहां पूछे सुतकांगे डोर कौन सी नदी, ये दोस्तों है दास्क नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? दास्क नदी। और अगर इसकी पूछे तो ये है दोस्तों प्रवरा नदी। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेरी है। नदी, स्थल, आकृति, त्रिभुज, अभी जो विस्तार में है इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता। जो लेटेस्ट चीजें हैं वो देखो। और लेटेस्ट चीज मैं आपको बताऊं, पहले 40 स्थल से आज 1500 तक पहुंच गए हैं, तो क्षेत्रफल और आकृति में चेंजमेंट हुए हैं। काय में चेंजमेंट होंगे? क्षेत्रफल में और आकृति में। और मैं आपको करंट की चीज बताऊं या लेटेस्ट चीज जो है दोस्तों, तो प्रेजेंट में इसकी आकृति हो गई है दोस्तों विषम कोणीय। विषम कोणीय वर्तमान में चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अगर पॉइंट आता है कि बताइए वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और प्रेजेंट में इसका क्षेत्रफल बढ़ के हो गया है दोस्तों 20,000 वर्ग किलोमीटर। 20,000 वर्ग किलोमीटर। जो चेंजमेंट है, जो नई चीजें हैं वो ये है दोस्तों
इसके अलावा विस्तार में एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं। अगर आप फिर भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी लगे तो दोस्तों जरूर कमेंट में करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यही है जो पूरा जो भी आप विस्तार पढ़ते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे से डायग्राम में मैंने पूरे के पूरे यही सेट कर दिए। ध्यान दें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है। किसी भी वैकेंसी का आप एग्जाम दोगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनमें आपको याद रखना सबसे उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, आकृति त्रिभुजाकार और प्रेजेंट में विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो दोस्तों बात करते हैं आगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे चलते अपन इसके साक्ष्यों की तरफ और इसकी जो विशेष स्थल है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखें दोस्तों, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें आगे, अब देखो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की अभी तक जनरल चीजें पढ़ी हैं और अब इसके बाद बात आती है दोस्तों, हम दो तरह से के चीज़ों को पढ़ते हैं, इसके वास्तविक डीपली चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, एक तो इसके पढ़ेंगे एक एक से सभी स्थलों के बारे में कि कौन से स्थल से क्या मिला। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे बताया था दोस्तों, फर्स्ट क्लास में बताया था, सभ्यता वे जो प्राचीन चीज़ें जिनके अवशेष जमीन के अंदर धस चुके हैं, दब चुके हैं, उनकी जब खुदाई करते हैं और खुदाई के बाद जब वो निकलते हैं तो वो सभ्यता कहलाती हैं। या उनकी वस्तियाँ, उनके जो साक्ष्य हैं, जो स्टेटमेंट हैं, उनके में स्टेटमेंट देने पड़ते हैं कि क्या क्या करते थे। वो अनुमान के अकॉर्डिंग इस कौन से स्थल से क्या मिला, हमें एक एक से ये चीज़ पढ़नी है। और दोस्तों एक पढ़नी है इनकी संस्कृति के बारे में कि इनकी संस्कृति और समाज में किस चीज़ का प्रचलन था, ये लोग किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते थे, इन चीज़ों, इनका खाद्य सामग्री, इनका व्यवसाय, इनका समाज, किस चीज़ का इनमें महत्व था। तो पहले अपन बात करेंगे दोस्तों स्थलों की, फिर बात करेंगे इसकी। तो इसकी बात करते हैं। और दोस्तों स्थलों में सबसे पहले अगर मैं एक नाम लेते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हड़प्पा को। सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, हड़प्पा। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा एक स्थल का नाम है जो मैंने टीला बताया था कि रेल मार्ग बिछाने पर उसकी खुदाई हुई थी। और उसी टीले में हमें क्या क्या निकला, हमें क्या क्या मिला, उसके बारे में वन बाई वन दोस्तों पढ़ेंगे अपन। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और प्रत्येक स्थल में एक चीज याद रखना आप, एक तो खोजकर्ता, नदी, प्रेजेंट कंडीशन और उसके उपनाम, ये चार चीज हैं तो इम्पोर्टेंट है पहले ये। उसके बाद हम खुदाई में हमें क्या क्या मिला उसकी बात करेंगे। तो देखो आगे, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता, इसी के साथ उत्खनन करता। अब देखो आगे, अगर मैं कहूं कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता, उत्खनन करता कौन था, तो दोस्तों जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, और सिंधु घाटी सभ्यता किसी स्थल का नाम ना होकर एक समूह का नाम है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के समूह की उसने खोज की तो जहां से शुरू किया सिंधु घाटी सभ्यता का, वही खोज करता है, क्योंकि शुरुआती यहाँ से होती है। तो इसका खोज करता दोस्तों वो है दयाराम साहनी। किसको मानेंगे दोस्तों, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के साथ दोस्तों एक और था, माधव स्वरूप वत्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें पर ध्यान दें दोस्तों,
हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये खोज कर रहे थे, खोज की और फिर यहाँ खुदाई कर रहे थे, तो ये किसके निर्देशन में खुदाई चल रही थी इनकी? तो इनका निर्देशन कौन कर रहा था? तो दोस्तों इनका निर्देशन कर रहा था जॉन मार्शल। बात आ रही समझ में दोस्तों कि जॉन मार्शल के कहने पर ये लोग जुड़े इससे और इसके निर्देशन में इन्होंने इसकी खोज की और फिर इसका उत्खनन किया। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1921। तो 1921 की बात है, इन दोनों ने इसके कहने पर इसकी जिम्मेदारी संभाली और खोज की और फिर यहाँ खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद जो हड़प्पा स्थल है इसके बारे में एक मैं फैक्ट बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने नगर या स्थल मिले हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल या नगर है मोहनजोदड़ो। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर या स्थल कौन सा मानेंगे? हड़प्पा को। किसको मानेंगे? हड़प्पा को। तो मैं कह सकता हूं इस सभ्यता का इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। दूसरा सबसे बड़ा नगर था और वो कौन सा दोस्तों? हड़प्पा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो, अगर मैं यहां कहूं वर्तमान कहां है, वर्तमान स्थिति, और दोस्तों अगर वर्तमान स्थिति की अपन बात करें तो प्रेजेंट में ये एक जिला है मोंटगोमरी। कौन सा जिला है दोस्तों? मोंटगोमरी। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता स्थल मोंटगोमरी जिला, और मोंटगोमरी जो जिला है वो है दोस्तों पाकिस्तान में। बात आई समझ में कि हड़प्पा प्रेजेंट में कहाँ है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। और दोस्तों ये जो मोंटगोमरी है इसका वर्तमान नाम, और मोंटगोमरी का वर्तमान नाम है दोस्तों साहिवाल। साहिवाल। मोंटगोमरी का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? साहिवाल। और साहिवाल जिला पाकिस्तान में हमारा कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल। इसके बाद अगर बात करें नदी की, कि जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपने एक नदी का नाम सुना होगा, सिंधु। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और उनमें जो रावी नदी है उसी के किनारे विकसित स्थल कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा। तो क्या मैं यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो है दोस्तों रावी नदी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। लेकिन और भी डीपली चीजें आती हैं दोस्तों। अगर किनारे है तो किनारे भी 2 तरह के होते हैं दोस्तों। देखो यहाँ अगर इधर से जाएंगे तो ये दायां किनारा, अगर ये गति रहेगी, और ये बायां किनारा। तो हमें तो भारत से एंट्री करवानी है और भारत से जाएंगे तो ये मान लो रावी नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। और दोस्तों ये रावी नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है। और दोस्तों ये जो रावी नदी है इसके 2 किनारों में हड़प्पा स्थल इस साइड में है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रावी नदी के किस किनारे पर हड़प्पा सभ्यता स्थल है? बायां किनारा या दायां किनारा? तो दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है बायां किनारा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो बाएं किनारे पर है। बाएं।